एक खुशहाल और भरे पूरे घर में शांति अपनी बहू मधु और बेटे संजीव के साथ रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी क्योंकि उनके 2 मकानों से अच्छा खासा किराया आता था। मधु एक सलीके वाली बहू थी, लेकिन उसे और उसकी सास शांति को एक बहुत पुरानी बीमारी थी और वो थी चुगली और टीवी सीरियल देखने की बीमारी। वो दोनों दिन भर मोहल्ले भर की खबरें जुटाती और टीवी के सामने बैठकर अपना समय गुजारती। एक दोपहर मधु ने रसोई का सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लिया और चलो अच्छा हुआ मैंने सारे बर्तन मांज कर तैयार कर दिए। अब बस रात का खाना बनाने का काम रह जाएगा। सब्जियां भी मैंने पहले ही काट कर डिब्बों में भर दी है। आप थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर देखूंगी आगे क्या करना है। मधु जैसे ही रसोई से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है ताकि थोड़ा सुस्ता सके, तभी उसकी सास शांति दबे पांव और बड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसके पास आती है। उनके हाथ में एक कटोरी थी और आंखों में एक बड़ी गॉसिप की चमक। अरे ओ बहू सुन तो सही, तुझे पता है आज मोहल्ले में क्या बड़ा कांड हुआ है? वो जो सीमा है ना, उसने अपनी बेटी रेणु के लिए जो सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा था, उसका क्या हुआ? वो रेणु तो अपनी गली के ट्यूशन पढ़ने वाले लड़के मनोज के साथ भाग गई। क्या क्या माँ जी, ऐसे कैसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। किसके साथ भाग गई? एक काम करिए माँ जी, आप खड़े खड़े मत बताइए, यहाँ बिस्तर पर बैठिए और जरा तसल्ली से और डिटेल में बताइए ये सब हुआ कब कैसे। अरे बाहू, वो हमारी पड़ोसन सीमा है ना, जो हमेशा बहुत ज्यादा इतराया करती थी। उसकी बेटी जितनी सुंदर पूरे मोहल्ले में कोई दूसरी लड़की नहीं है। उसके लिए ना शहर से सरकारी नौकरी वाले लड़के का बड़ा अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन वो रेणु तो ट्यूशन पढ़ाने वाले मनोज के साथ तब फुर्र हो गई। वो मनोज सीमा के छोटे बेटे को घर आकर ट्यूशन पढ़ाता था। बस वहीं से दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। माँ जी सच बताऊं तो मैंने कई बार उन दोनों को शाम के समय अंधेरे में इधर उधर घूमते हुए देखा था, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं, उसके भाई को ट्यूशन पढ़ाता है तो शायद पढ़ाई के बारे में या फीस के बारे में बात करने के लिए मिल रही होगी। अब मुझे क्या पता था कि माँ बाप की नाक के नीचे ये सब खिचड़ी पक रही है। ऐसे ही मधु और शांति एक दूसरे से कई घंटों तक बातें करती रहती। चुगली का चस्का ऐसा लगा कि उन्हें समय का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। शाम के समय जब संजीव बाहर से थक हार कर घर वापस आता है तो देखता है रसोई में अंधेरा है और सास बहू कमरे में बैठकर बड़े मजे से चुगलियां कर रही है। संजीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो दिन भर नौकरी के इंटरव्यू देकर परेशान हो चुका था। यहाँ मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ। सुबह का गया हुआ, अब शाम को घर आया हूँ और यहाँ घर में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। खाने को कुछ बनाया है कि नहीं आप लोगों ने, या बस सारा दिन बातें करती रहती है? माफ करिए जी, आप इंटरव्यू देने गए थे और मैं यहाँ बातों में ऐसी फंसी कि खाने को कुछ बना ही नहीं पाई। दरअसल माँ जी ने ना मुझे पड़ोस की ऐसी खबर बताई कि मैं तो सब भूल ही गई। वो जो हमारी पड़ोसनी है सीमा, उनकी बेटी रेणु जो सबसे सुंदर थी। अरे हाँ भाई, रेणु को जानता हूँ मैं, क्या हुआ उसे? अरे वो अपने भाई के ट्यूशन वाले के साथ भाग गई। बस माँ जी मुझे उसी के बारे में बता रही थी और वही सब सुनने सुनाने में समय का पता नहीं चला। माफ कर दीजिए, अब खाना बनाने में तो देर हो जाएगी। अरे उस रेणु से तो मुझे यही उम्मीद थी। वैसे भी मैंने तो उसे खुद उस टैक्सी ड्राइवर के साथ कई दिन पहले पार्क के पीछे बात करते हुए देखा था। इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, वो तो थी ऐसी। मधु और शांति को लगा था कि संजीव उन पर चिल्लाएगा, लेकिन संजीव भी उन लोगों के साथ चुगलियां करने के लिए वहीं बिस्तर पर बैठ जाता है। नतीजा ये होता है कि रात का खाना बनाने की हिम्मत किसी में नहीं बचती और उन्हें बाहर से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके ही खाना पड़ता है। संजीव को भी इधर उधर की खबर लाकर घर वालों को बताने की बड़ी गंदी आदत थी। ऐसे ही एक दिन वो सुबह जॉगिंग के लिए जाता है, तभी रास्ते में मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा को आपस में बुरी तरह लड़ते हुए देख लेता है। वो अपनी जॉगिंग छोड़कर उनकी लड़ाई देखने खड़ा हो जाता है। वर्मा जी, ये क्या बदतमीजी है? आप अपने इस पालतू कुत्ते को संभालते क्यों नहीं है? ये रोज रोज सुबह हमारा अखबार उठाकर भाग जाता है। जैसे ही अखबार वाला अखबार फेंक कर जाता है, ये कुत्ता झपटा मारता है और उसे फाड़ कर वापस हमारे गेट पर गंदगी फैलाकर चला जाता है। अरे शर्मा जी, कुत्ता है, उसे कितना ही समझा लो। उसको हमने ट्रेनिंग भी दी है कैच करने की। अब वो अखबार पकड़ता है तो उसे लगता है वो खेल रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुत्ता अपनी मर्जी का मालिक है भाई। अरे आप अपने कुत्ते को बांध कर रखिए ना, अगर आप उसे संभाल नहीं सकते तो पालते क्यों है? बिल्कुल हद मचा रखी है आप लोगों ने। मेरा रोज का अखबार बर्बाद हो जाता है। हमारा कुत्ता तो खुला ही रहेगा। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप उस अखबार वाले को बोल दीजिए, आपके घर की घंटी बजाकर आपके हाथ में अखबार पकड़ा कर जाए, समझे? उन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर संजीव बहुत मजे लेता है और जब वो घर आता है तो अखबार के साथ ताजी ताजी खबर भी लेकर आता है। मधु और शांति को अपने पास बिठाकर सारी बातें बताने लगता है। आज तो मजा आ गया, सुबह सुबह चाय के साथ ताजा ताजा मोहल्ले की खबर भी सुनने को मिल रही है।
अरे बेटा, खबर से याद आया, आज वो नाटक भी तो आना है, तुलसी पड़ोसी के आंगन के। आज ही तो पता चलेगा वो सास अपने बेटे की लव मैरिज को अपनाएगी या उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। माँ, मैंने भी उस नाटक के बारे में सुना था, और ये भी सुना था कि वो सास अपने बेटे और बहू दोनों को आज बेदखल कर देगी। फिर देर किस बात की माँ जी, हम लोग एक काम करते हैं, साथ में मिलकर ये नाटक देखते हैं और साथ में नाश्ता भी यहीं कर लेंगे। मधु टीवी ऑन करती है और सास, बहू और पति तीनों ही टीवी के सामने जम जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है और वो बैक टू बैक कई नाटक देखते हैं। संजीव को अब नौकरी ढूंढने से ज्यादा नाटकों में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अपनी तलाश छोड़कर ज्यादातर टीवी के आगे बैठा रहता। ऐसे ही एक दिन वो एक नाटक का रिपीट टेलीकास्ट देख रहा था, तभी मधु उसके पास आती है। संजीव, अब बंद भी कर दो ना, कितनी बार देखोगे? ये वाला नाटक तो तुम पहले भी देख चुके हो, फिर इसका रिपीट टेलीकास्ट क्यों देख रहे हो? अरे यार मधु, दोपहर में मैं पड़ोसन बनूं तेरी दुल्हन देख रहा था, और उसके बाद मैंने उसका रिपीट देखा। अभी मैं नागिन देख रहा हूँ। तुम जानती हो ना, वो वसुंधरा ही असली नागिन है, और लोग बेचारी वृंदा पर शक कर रहे थे। क्या वृंदा नागिन नहीं है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वृंदा तो बिल्कुल नागिन जैसी दिखती थी, उसकी आंखें कितनी डरावनी थी। वसुंधरा की जगह तो वृंदा को ही नागिन होना चाहिए था। ये तो कहानी गलत लिख दी इन लोगों ने। हाँ, यही चीज तो मुझे बड़ी अजीब लगी, तभी तो मैं दोबारा ये नाटक गौर से देख रहा हूँ, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। आओ ना, तुम भी बैठो, देखो। मधु पहले तो संजीव की बातों में आकर बैठ जाती है, फिर उसे अचानक एहसास होता है कि ये क्या कर रही है। फिर वो संजीव पर ही गुस्सा करने लगती है। तुम पागल हो गए हो क्या संजीव? मैं यहाँ तुम पर गुस्सा करने आई थी और तुम मुझे नाटक की स्टोरी बता रहे हो। नौकरी पे जाने के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं, या फिर पूरी जिंदगी टीवी देखते हुए गुजारने का इरादा है? अरे मधु, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, कहीं सैलरी अच्छी नहीं मिलती, कहीं ऑफिस बहुत दूर होता है। अरे बहुत सारी दिक्कतें होती है, और वैसे भी हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे 2 मकान किराए पर चढ़े हुए हैं, वहां से हर महीने मोटा किराया आ रहा है, फिर टेंशन क्यों लेनी भाई। किराया आ रहा है, लेकिन वो हमारी सेविंग भी तो हो सकती है ना। अगर तुम नौकरी करना शुरू कर दो तो तुम्हारी सैलरी से हम घर का खर्चा चला लेंगे, और जो किराए के पैसे आ रहे हैं उसे हम बैंक में सेविंग के लिए रख देंगे। आगे जाकर हमारी फैमिली बढ़ेगी, हमें उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। ठीक है मेरी माँ, 2-4 जगह जॉब के लिए और अप्लाई कर देता हूँ, बस जो जगह मुझे सबसे ठीक लगेगी मैं वहां ज्वाइन कर लूंगा। अब तो ठीक है ना? अब जरा कुछ खाने को बना दो यार, बड़ी भूख लग रही है। नहीं, खाना मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं ये देखूंगी कि अब नागिन और नेवली की लड़ाई में कौन जीतता है। ये सीन खत्म होने के बाद ही मैं रसोई में जाऊंगी। अभी मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। थोड़ी देर में शांति भी वहां आ जाती है। फिर तीनों मिलकर नाटकों में खो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। एक सुबह मधु सोते हुए संजीव को अचानक उठाती है। संजीव, उठो ना, अभी तक सो रहे हो। तुमने कहा था तुम्हारी नौकरी लग गई है और आज से तुम काम पर जाओगे। अगर तुम अभी तक सो रहे हो तो ऑफिस कब पहुंचोगे? अरे यार, थोड़ी देर और सोने दो मुझे, आज काम पर जाना था, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो जगह ना बहुत ज्यादा दूर है, आने जाने में आधा दिन निकल जाएगा। अरे दूर है तो क्या हुआ, अभी वहां ज्वाइन कर लो, बाद में कहीं और ढूंढ लेना, लेकिन कम से कम कहीं से शुरुआत तो करो। अगर ऐसे ही घर पर पड़े रहोगे तो दुनिया क्या कहेगी। अरे प्लीज मधु यार, सोने दो ना, मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं है। अगर अभी मैं उठा तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि रात को मैं 2 बजे तक नागिन का पिछला एपिसोड देख रहा था। मधु समझ जाती है ये ऐसे नहीं उठने वाला, और वो उसे उठाने के लिए एक तरकीब सोचती है। देखो संजीव, अगर तुम नहीं उठे तो आज नागिन का नया एपिसोड मिस हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, आज ही नागमणि के असली राज के बारे में पता चलने वाला है, और अगर एपिसोड शुरू हो गया तो फिर मत कहना। नागमणि का नाम सुनते ही संजीव झटके से बिस्तर से उठ बैठता है। वो तुरंत तैयार होता है और नाटक देखने बैठ जाता है। नाश्ता करने के बाद मधु उसे जबरदस्ती इंटरव्यू के लिए भेजती है। शाम को जब संजीव वापस आता है तो मधु उससे सवाल करती है। संजीव, सच सच बताओ, तुम्हारी जॉब लगी कि नहीं? बहुत समय हो गया है, हम बस किराए के भरोसे चल रहे हैं। आगे का कुछ प्लान है या नहीं? अरे तुम तो मुझ पर बेकार में गुस्सा करती रहती हो। लग गई है मेरी नौकरी, कल से ऑफिस जाना है। अब मुझ पर चिल्लाना बंद करो और थोड़ा सब्र रखना सीखो। अगले दिन संजीव अच्छे से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में वो फाइलें चेक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ नाटकों की बात ही घूम रही थी। वो खुद से बुदबुदाता है। न जाने घर पर नाटक में क्या हो रहा होगा। पड़ोसन बनू तेरी सौतन में वो विनीशा सौतन बन पाई होगी या नहीं, और नागिन में उसे नागमणि मिली होगी या नहीं, ये सब पता लगाने के लिए अब मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता। पत्नी को कॉल करके ही पूछ लेते हैं जनाब। संजीव बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी को फोन मिलाता है और ऑफिस के काम छोड़कर नाटकों की जानकारी लेने लगता है।
अरे आपको क्या बताऊं संजीव जी, आज तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया था। आपको पता है वो मिश्का ही असली विलन निकली। पड़ोसन बनूं तेरी दुल्हन नाटक के अंदर उसी ने जानबूझकर ऋषि को ड्रग्स दिए थे ताकि वो उससे जबरदस्ती शादी कर सके। संजीव ये सब सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने इतना रोमांटिक सीन मिस कर दिया। हाँ, उसे अब नौकरी एक बोझ लगने लगती है। अगर आज मैं घर पर होता तो ये सब लाइव देख पाता। इस ऑफिस की फाइलों के चक्कर में तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। जब हमारे घर पर किराया आ रहा है तो मुझे ये नौकरी करने की क्या जरूरत है। संजीव ये सब कुछ सोच रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जहां संजीव का नौकरी में मन नहीं लग रहा था तो वहीं मधु का भी अपने पति के बिना मन नहीं लग रहा था। ऐसे ही एक रात संजीव और मधु अपने कमरे में बैठे होते हैं कि मधु कहती है, संजीव जी मैं क्या कह रही थी कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिना मेरा भी मन नहीं लगता और हमारे पास 2-2 मकान तो है जिससे अच्छा खासा किराया आ जाता है। मैं तो कहती हूँ नौकरी रहने दो। हमारा जो किराया आ रहा है हम उसमें अपना गुजारा कर लेंगे। वैसे भी हमें किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मधु, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे डर से मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा था। अगर ऐसा है ना तो प्रॉमिस करो कल मुझे आप अपने हाथ से मलाई वाली कॉफी बनाकर पिलाएंगे और कल का ब्रेकफास्ट भी आप बनाएंगे। अरे हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं, मैं हूं ना। इस तरह मधु और संजीव दोनों ही खुश हो जाते हैं। और अगली सुबह जब संजीव किचन में खाना बना रहा होता है तो वहां संजीव की माँ आती है और उसे सवाल करती है, अरे बेटा ऑफिस जाने की जगह यहाँ किचन में क्या काम कर रहा है? जा जल्दी रेडी हो जा, ऑफिस जाना है ना तुझे। माँ मैं अब और नौकरी नहीं कर सकता। जब मैं घर पर रहता था तो कितने आराम से नाटक देखा करता था। जब हमारे पास पहले से ही किराए का पैसा है तो मुझे ये नौकरी करने की क्या जरूरत है। आप भी समझने की कोशिश करो ना माँ, क्योंकि मेरी पत्नी तो समझ चुकी है और उसने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, तेरे बस की अब ये नौकरी वोकरी तो है नहीं। मत जा तू कैसे, आराम से घर में बैठ और नाटक देख। तू नहीं जानता इन 2 दिनों में नाटकों वाली बहुओं के परिवार में क्या क्या गजब हो गया है। अरे माँ जल्दी बताओ ना क्या हो गया, आप ना मुझे टेंशन दे रही हो। अरे बेटा तू तो जानता है ना सुमन को उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो भी नागिन निकली और मीनाक्षी की सौतन भी घर में आ गई और बहुत तमाशा मचा रही है। मीनाक्षी तो बेचारी गांव की सीधी सादी लड़की है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। बस माँ बहुत हो गया, मैं अपनी टीवी वाली हीरोइनों का साथ ऐसे मुश्किल समय में नहीं छोड़ सकता। अब से मैं भी नौकरी नहीं करूंगा और आप लोगों के साथ ही बैठूंगा। तभी मधु चाय लेकर आती है और इन दोनों की बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, मैं इन लोगों को जितना भी समझा लूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। ठीक है, आज के बाद मैं भी संजीव को कुछ नहीं कहूंगी। इन लोगों को जो करना है करने दो, कम से कम घर का किराया तो आ रहा है, गुजारा चल ही जाएगा। मधु समझ गई थी कि चुगली और नाटकों का नशा नौकरी के नशे से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो तीनों एक टीम बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर को जब नागिन का महा एपिसोड चल रहा था तभी एक ऐसा कॉमेडी सीन हुआ जिससे घर की हालत बिगाड़ दी। अरे माँ देखो, अब वो सपेरा नाग मणि छीन लेगा। मधु जरा ध्यान से देखना, कहीं ये सपेरा मिस्टर वर्मा जैसा तो नहीं लग रहा। अरे छोड़िए ना, मिस्टर वर्मा तो अपने कुत्ते से अखबार नहीं छीन पाते, वो नागमणि क्या खाक छीनेंगे। पर माँ जी देखिए ना, इस नागिन का मेकअप कितना खराब है, इससे तो अच्छा मैं कर लेती हूँ। अरे बहू मेकअप छोड़, वो देख बिल्लन ने दूध में जहर मिला दिया है। वैसे जहर से याद आया, मैंने रसोई में दूध उबलने रखा था, कहीं वो सच में जहर ना बन जाए। अरे माँ जी अभी तो ऐड आया है, बहुत टाइम है, आप बस ये देखो कि सपेरे ने बीन कैसे पकड़ी है। तभी पड़ोस से मिस्टर शर्मा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज सुनकर संजीव तुरंत खिड़की की तरफ भागता है। उसे जॉगिंग से ज्यादा दूसरों की लड़ाई देखने में मजा आता था। ओ तेरी माँ, मधु जल्दी आओ, बाहर मिस्टर शर्मा मिस्टर वर्मा में फिर से कुत्ता युद्ध छिड़ गया। शर्मा जी हाथ में अखबार नहीं अपनी पत्नी का बेलन लेकर निकले हैं। हाय दैया, लगता है शर्मा जी को आज खाना नहीं मिला। अरे देखिए देखिए, वर्मा जी का कुत्ता तो शर्मा जी की चप्पल लेकर भाग गया। अरे हटा भाई, मुझे भी देखने दो। वाह वाह, वर्मा जी तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे ओलंपिक में दौड़ रहे हैं। अरे बहू वीडियो बना कल किटी पार्टी में दिखाऊंगी। टीवी पर नागिन नाच रही थी, बाहर शर्मा जी बेलन लेकर नाच रहे थे और रसोई में दूध उबलकर गैस पर गिर गया था। अब घर में जलने की बू आने लगी। ये जलने की बदबू कैसे? कहीं नागिन ने आग तो नहीं लगा दी? अरे नहीं मधु, ये तो हमारे चाय के दूध के शहीद होने की बदबू है। हाय मेरे फूटी किस्मत, तुम दोनों की चुगलियों के चक्कर में सारा दूध जल गया। अब चाय क्या पानी की बनाएंगे? इतना बोलकर मधु अब किचन में जाती है और अब वो जले हुए दूध को साफ करने लगती है।
कड़ी मशक्कत के बाद किचन की सफाई वो तीनों मिलकर कर देते हैं। सफाई के बाद तीनों फिर से सोफे पर जम जाते हैं। संजीव ने अपनी नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी, अब उसे गॉसिप में मजा आता था। शाम को संजीव ने एक और धमाका किया। मॉम, मैंने आज यूट्यूब चैनल खोल लिया। मोहल्ले की ताजी ताजी खबरें, जैसे शर्मा जी और रेणु, इन सब की कहानियां सुनाऊंगा मैं इसमें। अरे बेटा, जबरदस्त आइडिया है। मैं तेरी पार्टनर बनूंगी और मिर्च मसाला लगाऊंगी। हे भगवान, इस घर में तो अब सब न्यूज एंकर बन गया। इस तरह अब सभी लोग हंसने लगते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। रात को संजीव ने नया सीरियल लगा दिया, ससुराल गेंदा फूल नहीं कांटा है। संजीव, ये क्या पुराना नाटक देख रहे हो? अरे चुप रहो मधु, इसमें आज दिखाएंगे कि पति पत्नी से बिना डरे रिमोट कैसे छीनता है। मुझे ना ये तकनीक सीखनी है। अरे बेटा, ये तकनीक नाटकों में ही अच्छी लगती है, हकीकत में रिमोट छीना तो सोफे पर सोना पड़ेगा। सही कहा माँ जी। संजीव, ज्यादा नागिन नागिन मत करो, वरना टीवी वालों से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे बस बस, चलो रिमोट दो, मुझे क्लाइमेक्स देखना है। माँ, वो रेणु जो भाग गई थी उसका क्या हुआ? अरे वो वापस आ गई, पर अपने साथ एक और बेरोजगार पति लाई है। वो भी हमारे साथ बैठकर नागिन देखेगा। क्या? अब तो इस घर के बाहर बोर्ड लगा दूं, यहाँ रोटियां कम और चुगलियां ज्यादा तोड़ी जाती है।